नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं फोलिक एसिड के सेकंड पार्ट की। सबसे पहले कॉजेज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। यस, तो सबसे पहला कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकंड है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि जेजुनम का रिसेक्शन कर दो, या फिर सीलिएक डिजीज़, या फिर स्प्रू, या फिर ग्लूटन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि जीआईटी से जो फोलिक एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो गया तो फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। यस। थर्ड इज ड्रग्स। फोलिक एसिड है वो फोलेसेंस मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और जो फोलेसेंस पॉलीग्लूटामेट है उसको फोलेसेंस मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं हमारे जीआई एंजाइम्स, और ये जो फोलेसेंस मोनोग्लूटामेट फॉर्म है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। यस। जीआई एंजाइम्स को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, और इनहिबिट कर दिया तो इससे क्या होगा कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मोनोग्लूटामेट में, तो इसी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। यस। नाउ आगे बात करें हीमोलाइटिक एनीमियाज। हीमोलाइटिक एनीमियाज में डिमांड इज इंक्रीज्ड। वाई? बिकॉज मोर डिमांड ऑफ आरबीसी की डिमांड भी बढ़ गई है, इसीलिए आरबीसी की डिमांड बढ़ गई तो डीएनए सिंथेसिस की डिमांड बढ़ गई, और डीएनए सिंथेसिस की डिमांड बढ़ गई तो फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ गई, तो फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ गई तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है इन केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमियाज। यस। फिफ्थ, डाइटरी डेफिशिएंसी। तो डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइट के अंदर ही अगर फॉलिक एसिड कम होगा तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोलेट ट्रैप। फोलिक एसिड अगर मिथाइल टीएचएफए की फॉर्म में ट्रैप हो जाए, कैसे? मिथाइल टीएचएफए कन्वर्ट होता है टीएचएफए में और अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है किसको? अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है कोबालामिन को, और जब वो कोबालामिन को अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देता है तो कोबालामिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मिथाइल कोबालामिन में। और मिथाइल कोबालामिन फर्दर अपना ग्रुप दे देता है होमोसिस्टीन को, मिथाइल ग्रुप दे देता है होमोसिस्टीन को। होमोसिस्टीन मिथाइल ग्रुप को लेकर कन्वर्ट हो जाता है मिथियोनिन में, ठीक है। अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल ग्रुप एक्सेप्टर नहीं है, कोबालामिन एक्सेप्टर था वो एक्सेप्टर नहीं है, मिथाइल टीएचएफए एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन जो टीएचएफ है वो तो दूसरे 1 कार्बन ग्रुप को भी कैरी करता है, मिथाइल को छोड़ के और भी ग्रुप को कैरी करता है, तो इसकी वजह से मिथाइल टीएचएफए सारा मिथाइल टीएचएफए में एक्यूमुलेट हो गया, तो इसकी वजह से टीएचएफए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस की। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, तो सबसे पहला डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है रिड्यूस्ड डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है डीएनए सिंथेसिस में, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इसीलिए डीएनए सिंथेसिस भी रिड्यूस्ड है। सेशन है मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक क्यों? क्योंकि जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस इज डिलेड, डीएनए सिंथेसिस डिलेड हो गई, और लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूड है। सो प्रोटीन सिंथेसिस अगर कंटिन्यूड है और डीएनए सिंथेसिस डिलेड है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी जो है वो साइज में बड़ी हो जाएगी, दैट विल लीड टू मैक्रोसाइटिक। और एनीमिया क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है वो एबनॉर्मल आरबीसी है, एबनॉर्मल आरबीसी है, तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। सो देर इज मोर डिस्ट्रक्शन, रैपिड डिस्ट्रक्शन एंड डिलेड और रिड्यूस्ड जनरेशन। यस, सो जनरेशन अगर कम होगा और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया। सो दैट वाई देर इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया इन केस ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ल्यूकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो भी दिखेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है और यहाँ पर भी डीएनए सिंथेसिस तो चाहिए होता है, बट डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाता है इन केसेस में, सो इनकी सिंथेसिस, तो इनकी भी डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, आगे बात करें होमोसिस्टिनेमिया। सो होमोसिस्टिनेमिया क्यों? क्योंकि अगर टीएचएफए की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल टीएचएफए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और मिथाइल टीएचएफए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोबालामिन को मिथाइल ग्रुप कौन देगा, मतलब मिथाइल टीएचएफए नहीं दे पाएगा, तो फिर मिथाइल कोबालामिन भी नहीं बनेगा, तो फिर होमोसिस्टिन मिथ्यूरिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। और होमोसिस्टिन का इंक्रीज लेवल जो है वो है रिस्क होता है किसके लिए, रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, आगे बात करते हैं हिस्टिडीन लोड टेस्ट, हिस्टिडीन लोड टेस्ट या फिर फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट। सो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में फिग्लू का लेवल बढ़ जाता है और वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि फोलिक एसिड जो है, फिग्लू क्या है, फिग्लू हिस्टिडीन जब मेटाबोलाइज होता है, हिस्टिडीन जब मेटाबोलाइज होता है तो कन्वर्ट हो जाता है फिग्लू में। ठीक है, और फिग्लू से, फिग्लू मतलब फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, और जो उसमें फॉर्म इम्यूनो ग्रुप है वो टीएचएफए रिमूव कर देता है। ठीक है, तो वो फॉर्म इम्यूनो ग्रुप रिमूव कर देता है, लेकिन जब टीएचएफए की डेफिशिएंसी है तो फिग्लू का लेवल बढ़ जाएगा और इट विल गेट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और इसको एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो AICAR एक्सक्रीशन, AICAR एक्सक्रीशन। सो B9 की डेफिशिएंसी में AICAR का लेवल बढ़ जाता है और वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, आगे बात करें बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर प्रेगनेंसी के टाइम होगी तो अगर होती है तो इट मे लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा इन फीटस। ठीक है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड जो है मदर को प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट्स और मेलफॉर्मेशंस को। ठीक है, सो बर्थ डिफेक्ट्स में स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। ठीक है, आगे बात करें असेसमेंट। सो असेसमेंट ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं, तो एक तो ब्लड लेवल देख लें और दूसरा पेरिफेरल ब्लड पिक्चर देख लें, पेरिफेरल ब्लड पिक्चर। सो इन दो से हम असेसमेंट कर सकते हैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का। ठीक है, आगे सोर्सेज। तो अगर सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये इसका रिच सोर्सेज है। ठीक है, अब आरडीए की बात करें तो 200 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम पर डे प्रेगनेंसी, और लैक्टेशन में 350 माइक्रोग्राम पर डे। यस, फोलिक एसिड थेरेपी। सो फोलिक एसिड अलोन नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्यों? कि अगर B9 की B12 की डेफिशिएंसी होगी तो फोलिक एसिड देने से भी वो फोलिक एसिड जो है
एज अ फोलेट ट्रैप मिथाइल THFA में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोलिक एसिड हम अलोन दे रहे हैं और B12 की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से जो है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो B12 डेफिशिएंसी के हैं वो एग्रीवेट हो सकते हैं, ठीक है। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो डोजेज 1 मिलीग्राम से ऊपर का डोजेज जो है वो एग्रीगेशन ऑफ B12 करते हैं एंड मे प्रेसिपिटेट दी नर्व डैमेज। सो टॉक्सिसिटी की बात करें तो 1 मिलीग्राम से अगर ऊपर का डोज होगा तो इट इज़ टॉक्सिक। यस। फोलेट एंटागोनिस्ट की बात करें, फोलेट एंटागोनिस्ट। सो पहली बात करें सल्फोनामाइड्स। सो सल्फोनामाइड्स जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है पाबा के। पाबा जो कि फोलिक एसिड का एक कंस्टिट्यूएंट है, तो स्ट्रक्चरली इसके सिमिलर है। और ये सल्फोनामाइड्स जो है पाबा के सिमिलर हैं। सो सल्फा ड्रग्स के अंदर ये यूज़ होता है, और इसकी स्ट्रक्चरली सिमिलर है फोलिक एसिड के साथ। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है DNA सिंथेसिस के अंदर फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। सो अगर सल्फोनामाइड्स जो है उनके ऊपर एक्ट करके पाबा की सिमिलैरिटी है तो वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा फोलिक एसिड को, ठीक है। फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो फोलिक एसिड ही नहीं बनेगा, तो फिर आगे DNA सिंथेसिस हैम्पर हो जाएगी। सेकंड बात करें तो पायरीमिथामाइन वो एंटी मलेरियल ड्रग्स में यूज़ होता है, ये भी एक फोलेट एंटागोनिस्ट है। और थर्ड बात करें तो अमीनोप्टेरिन एंड अमिथोप्टेरिन। सो अमीनोप्टेरिन और अमिथोप्टेरिन जो है स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी रखते हैं फोलिक एसिड के साथ में। सो ये पावरफुल इनहिबिटर है किसके, फोलेट रिडक्टेज के पावरफुल इनहिबिटर है। सो ये THFA जनरेशन के भी इनहिबिटर हुए ना, सो THFA जनरेशन के भी इनहिबिटर हो गए, इसकी वजह से THFA जनरेट नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ फोलेट एंटागोनिस्ट। थैंक यू।